स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर विमल सी कुमार। आज कार्बन एंड कंपाउंड जो कि 10th क्लास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 10th क्लास का ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बेस बना है। जब तक आप केमिस्ट्री से कनेक्टेड रहोगे, कार्बन को आप भूल नहीं सकते हो। इसलिए कार्बन एंड कंपाउंड की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। और जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं, यदि पहले की पढ़ाई, पहले के स्टेप्स सही हैं, पहले का आइडिया क्लियर है, पहले के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप आगे बहुत ही स्मूथली बढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हो। तो हम चलते हैं चैप्टर में और शुरू करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड। जैसे हम देखते हैं कि हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं, चाहे ये पैनल हो, चाहे ये पेन हो, चाहे ये शर्ट हो, चाहे वॉच हो, चाहे कैमरा हो, चाहे बुक्स हो, सभी मैटर कंपाउंड से बने हुए हैं। अब जो कंपाउंड होता है वो किससे बनेगा? मॉलिक्यूल से बनेगा या एटम से बनेगा? एटम सिमिलर टाइप का हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है, यह इमेटेरियल है। लेकिन एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना, और कंपाउंड से मैटर बना। तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है, यह कंपाउंड दो तरह के होते हैं। चाहे तो यह कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा, चाहे यह इनऑर्गेनिक होगा। कंपाउंड्स दो तरह के होंगे, जिसमें आप कह सकते हो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। क्या होता है इनऑर्गेनिक और क्या होता है इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक का मतलब है द सब्सटेंस व्हिच हैव नो लिविंग जेनेसिस, लिविंग ओरिजिन। लिविंग सब्सटेंस से, जीवित सब्सटेंस से जिसे बनाया गया हो, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्या मतलब होता है इसका? जैसे आप ये देखो कि फाइबर्स की हम बात करते हैं, कॉटन की बात करते हैं। ये कॉटन कहां से आता है? लिविंग थिंग से आता है। जो कंपाउंड बनेगा वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन ये स्टील से बनी हुई वॉच या प्लास्टिक के इसके पार्ट्स, ये लिविंग ओरिजिन, लिविंग जेनेसिस नहीं रखते हैं, इसलिए यह इनऑर्गेनिक हो जाएगा। ये मोटी मोटी बात है। जैसे आप देखते हो क्लास के ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, ये पेड़ के पल्प से बने हुए होते हैं, तो इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और यदि कोई इसके फ्रेम की बात करता है, एल्यूमिनियम बीडिंग लगी हुई है, तो वह लिविंग थिंग से नहीं आ रहा है, इसलिए इसे हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहेंगे। और ये सब्सटेंस ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इसकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जैसे हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसके काफी लो होंगे इन कंपैरिजन टू अदर आयनिक कंपाउंड। ये जनरली कार्बन एंड कंपाउंड में लो होता है। और यदि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड स्ट्रक्चर को भी यदि हम देखें, बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्ड बिटवीन द एटम्स एंड बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल टूटेगा, कंपाउंड टूटेगा, तो मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेगा
और इस डिसोसिएशन में जितनी एनर्जी हमें देनी होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी होगी। जैसे आप एक एग्जांपल लें कि यदि यह पेन है, इसे मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो इसमें हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी। अब एक दूसरा पेन लेते हैं, इसे भी तोड़ने की कोशिश करें तो इसे भी एनर्जी देनी पड़ती है। यदि इसमें एनर्जी कम देनी पड़ रही है, इसमें ज्यादा देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है इस वाले पेन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि या ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बन एंड कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ लो होता है और यही कारण है कि यह मेल्ट जल्दी करता है और बॉयल जल्दी करता है। लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की यदि हम बात करें तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड फॉर्म करता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। और कार्बन एंड कंपाउंड की बात करें तो जनरली यह कोवैलेंट बॉन्ड करता है। अब ये बॉन्ड क्या है? जैसे हमारे और आपकी बॉन्डिंग, सीएमजे प्रखर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग, ई लर्निंग और आपकी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है। जहां पर जैसी बॉन्डिंग होती है उस तरह से हम एसोसिएट डिसोसिएट होते हैं। तो आपकी बॉन्डिंग को मैं अप्रिशिएट करता हूं। सीएमजे प्रखर में आपका हमेशा से मैं स्वागत करता हूं और उस क्लास के विभिन्न एम्पलीट्यूड्स को, विभिन्न स्टडी मेथड्स को, विभिन्न टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करके मैं आपको हमेशा सुग्राह्य तरीके से, इजी और कंड्यूसिव वे में एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं और आप इसमें जुड़े हुए हैं, हमारा बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। और आगे बढ़ते हुए मैं ये बताता हूं कि यहां हमने दो तरह की बॉन्ड की बात की, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है ये आयनिक बॉन्ड और क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड वह होगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक हो। लास्ट चैप्टर जब आपने पढ़ा था 9th में, जहां पर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की थी, तो लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में बहुत ही अहम रोल अदा करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे। तो यहां पर हम एक बार उसे भी रिवाइव कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था HCl एक कंपाउंड है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, इसमें एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और यदि हम देखें NaCl, इसमें भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये NaCl के बॉन्ड फॉर्मेशन की यदि बात करें तो Na है और Cl है। एटॉमिक नंबर हम यहां पर लिखेंगे दोनों का, इसका 11 और इसका 17। यदि हम एटॉमिक नंबर हो गया और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन करें, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये हो जाएगा 281। और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 287, ये कॉन्फ़िगरेशन है। यदि हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो ये मान लें न्यूक्लियस हो गया, ये K सेल है, ये L सेल है, और 3 सेल की बात हो रही है तो ये M सेल है। लाइकवाइज यदि हम दूसरे एटम की बात करें, दूसरा एटम कहने का मतलब ये यदि सोडियम है तो दूसरा एटम क्लोरीन है, इसके भी हम न्यूक्लियस को बना रहे हैं, सिर्फ छोटा कर दिया है इसे साइज के हिसाब से। ये कोई कंपैरेटिव साइज मैं नहीं बता रहा हूं। ये K सेल है, ये L सेल है और ये M सेल है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन, 7। अब यहां यदि हम देखें कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है तो ये सोडियम ने क्लोरीन को एक जो सरप्लस इलेक्ट्रॉन है या इसे डोनेट किया। डोनेट करने में
सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? सोडियम के न्यूक्लियस में, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन की यदि हम बात करें तो ये 11 हो जाएगा और इसमें 17 प्रोटॉन होगा। तो 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा हुआ था। अब ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू बॉन्डिंग रिक्वायरमेंट, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट हुआ। और चूंकि यहां पर डिफिशिएंट था, 7 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट पूरा होना था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया और कंपाउंड जो बना ये बन गया Na+Cl-। तो इस तरह के प्लस और माइनस का ये हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयन फॉर्म हो रहे हैं और इस आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कहने का मतलब इसे अब गैसेस स्टेट में जाना है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मतलब है सॉलिड से ये लिक्विड स्टेट में जा रहा है। तो जब स्टेट चेंज हो रहा है, वह डाइल्यूट हो रहा है, तो इस केस में बॉन्ड को टूटना होगा, बॉन्ड को शेड करना होगा, बॉन्ड को विघटित करना होगा और इस विघटन में जो एनर्जी लगेगी ये ज्यादा कम होगी। अब हम बात करते हैं कार्बन के कंपाउंड की। और जैसा मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यह कैसे बॉन्ड लेते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड लेते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्यों लेता है ये भी आपको समझना चाहिए और दिस इज द करेक्ट टाइम जहां पर आप समझ पाओगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों होता है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4। 2 and 4 यदि हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि यदि हम इसके डॉट स्ट्रक्चर की बात करें कि ये कार्बन कंपाउंड में कार्बन का एक हमने न्यूक्लियस बना लिया, ये के सेल बना लिया और ये एल सेल बना लिया। तो यहां पर 6 प्रोटॉन है और क्योंकि इसका मास नंबर भी 12 होता है तो 6 न्यूट्रॉन हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इलेक्ट्रॉन इसके एल सेल में आ गए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कंटेन कर सकता है? एल सेल 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। तो ये हाफ फील्ड है, 8 का आधा 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे हाफ फील्ड हम कह सकते हैं। अब यदि ऑक्टेट पूरा करना है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? चाहे तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए यदि आयनिक बॉन्ड बने तो 4 electrons it will contain, further it will take 4 electrons, that is total 8 electron will be embedded here in L cell। 4 इलेक्ट्रॉन यदि यह किसी से रिसीव करता है तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी तो होनी चाहिए। इसके पास प्रोटॉन है 6, 1 और 2 प्लस माइनस यह कर सकता था, लेकिन यहां तो 4 एक्स्ट्रा हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन को यह फर्दर होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो स्टेबिलिटी नहीं है इस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन की, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता है। कहने का मतलब आयनिक बॉन्ड में यह 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिव आयन नहीं बना सकता है, इसलिए C माइनस वाली C4 माइनस की जो पॉसिबिलिटी थी इट इज ओवर रूल्ड, नहीं हो सकता है। अब क्या हो सकता है कि हम यदि देखें कि ये चार इलेक्ट्रॉन है एल सेल में, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे
इसे एब्रोगेट करना है, इसे देना है, इसे डोनेट करना है। तो डोनेट करने के लिए ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है, जो कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, तब इलेक्ट्रॉन जाएगा। और दिस एनर्जी इज अगेन अ हायर वन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। वैसे आप आगे पढ़ेंगे कि ये एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज वन एटम और टेक आउट 1 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ हिज और इट्स ऑर्बिट। तो इसके ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां प्रोटॉन 6 हैं और इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, तो ये बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गया, या नहीं छोड़ेगा अब अगले इलेक्ट्रॉन को। फिर भी हमने यदि इसे लिबरेट करा लिया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को चारों को निकालने में बहुत ही एनर्जी देनी पड़ेगी और यह बॉन्ड फिर स्टेबल नहीं रहेगा। हल्के से एनर्जी के सप्लाई से ये इलेक्ट्रॉन फिर ग्रैब करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन तो आपने एनर्जी दे करके निकाल दिया, लेकिन जैसे ही इसे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, फिर से इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने लगेगा और यह मॉडल भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इसलिए आयनिक बॉन्ड इससे नहीं होता है। तो अल्टीमेट थिंग विच इज लेफ्ट विथ कार्बन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज टू ऑप्ट फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की इसे अब कोशिश करनी है और कोवेलेंट बॉन्ड ही इसका एकमात्र रास्ता है। तो C- और C+ अब नहीं बन सकता है। कार्बन के साथ ये बड़ी दुविधा है, बड़ी असमंजस है, और इसमें अब बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये कार्बन करेगा, तो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड करेगा। उम्मीद है यहां तक की बातें आपके समझ में आ रही है। अब यदि हम कार्बन के कुछ कंपाउंड को देखें, ऑफ कोर्स मैं आगे के लेक्चर में आपको डिफरेंट कंपाउंड के बारे में डिटेल बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं कुछ नाम और उसके केमिकल फॉर्मूला को मैं लिखूंगा और उसके साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी लिखूंगा। डे टू डे लाइफ में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या यूटिलिटी है और कैसे इसकी बॉन्ड एनर्जी लो है और कैसे इसके बॉन्ड को लिबरेट करके हम इसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा समझ सकते हैं कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी लो है। मान लें कि कंपाउंड है और ये हमने मेल्टिंग पॉइंट भी लिख दिया और ये बॉइलिंग पॉइंट भी लिख दिया। अब आपने सुना है या नहीं सुना है, एक कंपाउंड होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसे यदि हम केमिकल फॉर्मूला के रूप में लिखें तो दिस इज CH3COOH। एक और हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कुछ ऐसे लिखा जाता है। ये मीथेन से बनता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन आपको मैं एडेप्ट करा रहा हूं कुछ नाम से। एक इथेनॉल होता है, इथेनॉल, और एक मीथेन गैस की हम बात करते हैं तो इथेनॉल इज C2H5OH एंड मीथेन इज CH4। तो ये 4 कंपाउंड हमने यहां पर मार्क किए। अब यदि हम बात करें एसिटिक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, तो केल्विन में ये हम लेते हैं, ये केल्विन में है, ये भी केल्विन में है या एब्सोल्यूट में है। एब्सोल्यूट कहने का मतलब जो आपका डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 प्लस कर दें तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ये है 290 और ये है 391 केल्विन। 270 माइनस यदि कर लेंगे तो सेल्सियस में ये काफी
कम हो जाएगा, इट विल बी अबाउट से 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड क्लोरोफॉर्म की, तो ये है 209 एंड 334 लोअर हुआ। यदि अगला कंपाउंड हम देखें इथेनॉल, तो दिस इज 156 एंड 351। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं एक आपको पिक्चरस्क देना चाहता हूं, एक आइडिया देना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है और ये आपकी बुक में भी कहीं ना कहीं दिखेगा। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड को यदि हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके काफी कम है। अब मीथेन क्या है? दिस इज एन इनफ्लेमेबल गैस। मीथेन गैस को हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होना ही चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर भी कम होनी चाहिए ताकि जल्दी आग लगे। इथेनॉल, दिस इज इथाइल एल्कोहल, जिसे लोग ड्रिंक भी करते हैं, जो एल्कोहल दारू शराब है, दैट इज इथाइल एल्कोहल, वो भी काफी इन्फ्लेमेबल होता है। आपने देखा होगा कि गिरते ही थोड़ी सी माचिस लगी नहीं कि ये पेट्रोल की तरह जलता है। पेट्रोल इटसेल्फ इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, डीजल, पेट्रोल, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। खैर, क्लोरोफॉर्म, ये एनेस्थीसिया के काम में आता था, सुंघा करके इसे बेहोश किया जाता था, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी लो। एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड ऑफ कार्बन CH3COOH, लेकिन इसके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं। कहने का मतलब कि कार्बन के जो नॉन आयनिक प्रॉपर्टी के कारण या कोवैलेंसी के कारण, जिसमें बॉन्ड शेयरिंग से होता है, तो वो शेयरिंग कभी भी टूट सकती है और वह शेयरिंग जैसे ही टूटी वैसे ही इसकी एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और भी कोवैलेंट कंपाउंड की। हम अब कोवैलेंट कंपाउंड की बात करेंगे नॉन कार्बन एटम की। नॉन कार्बन एटम कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वह नहीं है, उसकी ऑर्गेनिक जेनेसिस नहीं है। तो कौन से कंपाउंड? जैसे हम बात करते हैं डायएटॉमिक गैस जितने होते हैं, डायएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस, आपने डायएटॉमिक आप समझ रहे हैं, जिसमें दो एटम हो, गैसेस फॉर्म में हो। डायएटॉमिक गैस के कुछ उदाहरण भी आपको पता होंगे, जैसे हम शुरू से देखें तो हाइड्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, देन क्लोरीन है, और भी कई सारे हैं, लेकिन हम तीन के एग्जाम्पल पर अपने आप को फोकस करते हैं। हाइड्रोजन भी डायएटॉमिक है और ये भी कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। क्यों बनाएगा कोवैलेंट कंपाउंड? क्योंकि हाइड्रोजन का भी लोन इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड ऑर्बिट शो करता है। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, के सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो दो का आधा 1 है, और ये 1 यदि है तो इसे डोनेशन में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यदि इसने डोनेट कर दिया तो फिर ये एटम ही डिसअपियर हो गया। हाइड्रोजन है, गैसेस फॉर्म में होता है, और गैसेस फॉर्म में होने का मतलब ही है कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ लो है, तभी यह गैस बना हुआ है। सॉलिड फॉर्म में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तोड़ने में उसे ज्यादा एनर्जी देनी होगी। तो हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये मान लें हम के सेल है, और ये भी दूसरा
दूसरे हाइड्रोजन का K सेल है। हाइड्रोजन हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है और इसका एक इलेक्ट्रॉन से ये है। तो इन दोनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, शेयर किया इलेक्ट्रॉन को। जरूरत पड़ने पर इसने कहा, इस वाले हाइड्रोजन ने, H1 ने, कि भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा है। और जब इन्हें जरूरत पड़ी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की, सेकंड हाइड्रोजन को, तो इसने कहा भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो हमारा है। तो दोनों ने अपना डुएट पूरा कर लिया, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लिया। और जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब यह सब सैचुरेट हो गया, इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। बात करते हैं ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर 8, सेल बनाए, ये K सेल हो गया, ये L सेल हो गया। इसी तरह से ये K सेल है और यहां ये L सेल हो गया। अब इन दोनों को मैंने पहले से ओवरलैप करा दिया क्योंकि हमें मालूम है कि बॉन्डिंग होनी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का K सेल का और 6 इलेक्ट्रॉन L सेल के, 2, 3, 4 एंड से 5 एंड 6। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो शेयरिंग हो रही है, यहां पर यदि बात हो इस वाले ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन कहेगा कि हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा ऑक्टेट पूरा। और ये वाला भी ऑक्सीजन कहेगा कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है, मेरा भी ऑक्टेट पूरा। तो इन दोनों ने अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया और एक स्टेबल स्ट्रक्चर को बना लिया। यही एटम का काम है। मॉलिक्यूल इसी तरह से फॉर्म होता है। क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेगा और वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके ऊपर दोनों क्लोरीन का बराबर का हक रहेगा। क्यों बराबर का हक रहेगा? क्योंकि ये न्यूक्लियस जो कि 8 प्रोटॉन को कंटेन कर रहा है, ये भी न्यूक्लियस 8 प्रोटॉन को कंटेन कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन, दिस विल बी इक्वल एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट पेयर will be in the center, that is equidistant, बराबर दूरी पर होगा यह दोनों एटम के। इसलिए यह एक कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे कि हम आगे देखेंगे कि ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। नॉन पोलर। अब एक नया टर्म आ गया आपके पास, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कुछ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता होगा, तो क्लोरीन की बात हमने कर दी, कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम एक बार पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की भी स्ट्रक्चर की बात कर लें। अभी हम बात कर रहे थे कार्बन एंड कंपाउंड में कि जितने कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने एक कंपाउंड ले लिया मीथेन, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन और प्रिमिटिव कंपाउंड ऑफ कार्बन। बिल्कुल, या बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं मीथेन की। जैसा आपको अभी बताया था कि इसे हम CH4 से डिनोट करते हैं। CH4 मींस कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4। तो चूंकि यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसलिए मोनोवैलेंट 4 एटम जुड़ सकते हैं इनसे। तो हम बात करते हैं कार्बन की, जो कि ये कार्बन हो गया। स्ट्रक्चर जैसा आपको कार्बन का बताया था कि इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जरूरत नहीं दिखाने की। L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसलिए हम 4 इलेक्ट्रॉन को यहां दिखाएंगे और जरूर दिखाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया।
अब किससे इसे फॉर्म करना है बॉन्ड? हाइड्रोजन से। तो 4 हाइड्रोजन भी बनाना होगा, बना दिया 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के यदि इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से डिनोट किया तो ये क्रॉस दिखा दिया, ये क्रॉस दिखा दिया, ये भी क्रॉस दिखा दिया और ये भी क्रॉस दिखा दिया। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, ना देगा ना रिसीव करेगा, ना डोनेशन है ना रिसेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यह दे नहीं सकता। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेने में बड़ी परेशानी है। तो यहां ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही यह बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आप देखें हाइड्रोजन थोड़ा कमजोर सा, थोड़ा हल्का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बना, इसके ऊपर इसने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगाया, अट्रैक्ट करने की यह कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि एक ही प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है, जो अपोजिट चार्ज के बीच में लगता है, ये थोड़ा सा कमजोर सा होगा। लेकिन जब हम कार्बन की बात करें तो ये कार्बन चूंकि पावरफुल है, इसके पास 6 प्रोटॉन हैं, तो ये 6 गुना फोर्स से इस पेयर को अपने साइड में खींचेगा। और जब ऐसा करेगा तो जब ऐसा यह करेगा तो इससे कार्बन इस बॉन्ड को अपने करीब रखेगा, और जब यह करीब रखेगा तो इसमें एक पोलैरिटी डेवलप कर जाएगी। छोटा सा चार्ज कार्बन के ऊपर, चूंकि निगेटिव चार्ज को या 4 एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज को होल्ड कर रहा है, नियरर है, अपनी तरफ ले नहीं रहा है, यह अपने में कंटेन नहीं कर रहा है, अपने सेल में इसे नहीं आने दे रहा है, लेकिन दूरी तो कम है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन से दूरी कम होगी, तो यह जो बॉन्ड डेवलप करेगा, ये एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कारण है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड की और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड की, लेकिन दोनों में शेयरिंग हो रहा है। अब कार्बन के कंपाउंड जो ऑल टुगेदर जितने भी एलिमेंट हैं, उससे कई गुना ज्यादा है अकेले कार्बन के कंपाउंड। बाकी के सभी एलिमेंट के कंपाउंड को मिला दें, जिसमें कि लीड रोल में फर्स्ट एटम के रूप में एलिमेंट रहे, और कार्बन के कंपाउंड को यदि देखें तो कार्बन का कंपाउंड अकेले इन सबसे ज्यादा कंपाउंड होल्ड करता है। इसका कारण है कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन आपने देखा कि डायएटॉमिक कंपाउंड में 2 एटम ज्वाइन कर रहे थे, 2 एटम मिल रहा था किस आपस में, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला। एटमोस्ट ऑक्सीजन में ओजोन यदि हम देखें तो उस ओजोन में 3 ऑक्सीजन मिलते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यह बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है ओजोन को यदि हम देख लें। कहने का मतलब 3 एटम एक साथ मिल रहे हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस यदि हाइब्रिड टाइप का भी देखें, 2 तरह के एलिमेंट सिलिकॉन और हाइड्रोजन को मिलाकर के देखें, तो इसमें
7 एटम का चेन देखने को मिलता है कि 7 एटम की चेन सिलिकॉन शो करता है, क्योंकि उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं और आउटर मोस्ट सेल में। तो यह प्रॉपर्टी वह एग्जिबिट करता है जिसमें कि 7 एलिमेंट ऑफ सिलिकॉन एक चेन में, एक कंपाउंड में दिख रहा है। लेकिन कार्बन की बात करें तो ये 60 कार्बन इन अ चेन आप देख सकते हो एक साथ, 7 कार्बन, 60 कार्बन एक साथ आप देख सकते हो। इस तरह के कंपाउंड के फॉर्मेशन को सिर्फ कार्बन एग्जिबिट करता है, सिर्फ कार्बन शो करता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही हाई होती है। अब कार्बन में आप एक चीज और देखेंगे कि यह चेन स्ट्रक्चर बना सकता है। चेन स्ट्रक्चर मतलब 4 कार्बन आप देखेंगे, 6 कार्बन, 8, 10, 20, 25, 60, 50, इस तरह से ये चेन स्ट्रक्चर बनाता है। मान लें कि इसमें हमने बॉन्ड फॉर्मेशन पूरी करनी है, सभी में हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये चेन स्ट्रक्चर कहलाया। यह चेन स्ट्रक्चर है। साथ में ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी दिखाता है। ब्रांच स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये ब्रांचिंग हो गई। यहां यदि हम मार्किंग करें तो ये 3rd कार्बन 4th से अटैच्ड है, यहां 2nd कार्बन से ही 2 कार्बन अटैच हो गए। बाकी यदि मान लें हाइड्रोजन इस तरह से हम लगा रहे हैं तो इसमें भी एक इधर से बॉन्डिंग हो रही है और 3 इधर से, इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी। और इसमें क्या क्वालिटी है कि ये ब्रांच हो गया, रिंग स्ट्रक्चर ये बना लेगा, रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह। ये रिंग स्ट्रक्चर बना लिया, यहां सभी एज पर कार्बन है, रिंग स्ट्रक्चर बना लिया इसने। साथ ही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड है, और यदि हमारे पास हाइड्रोजन की कमी है तो डबल बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन की यदि कमी है, डबल बॉन्ड बना लिया। तो कई तरह से इसकी फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी, फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए इसे हम काफी कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं, काफी सारे कंपाउंड इससे बना सकते हैं। और आगे के लेक्चर में भी हम देखेंगे कि कार्बन की कौन कौन सी और भी प्रॉपर्टी है जो ये अपने स्ट्रेंथ को, अपने नंबर ऑफ कंपाउंड को, विविडनेस ऑफ कंपाउंड को यह दिखाता है। तो इसलिए हम आगे के लेक्चर में इसे पढ़ेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए आप सीएमजे प्रखर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यह लेक्चर आपको फ्री प्लेटफॉर्म सीएमजे प्रखर के ई लर्निंग पर मिल रहा है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विमल सिंह कुमार स्वागत करता हूं आपका सीएमजे प्रखर ई लर्निंग में। सीएमजे प्रखर ई लर्निंग आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म देता है जो राइट टू एजुकेशन को सपोर्ट करता है और बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि एजुकेशन के ऊपर सबका अधिकार है, सिर्फ उनका नहीं जो बड़ी बड़ी जगह पर जाकर के बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं। हम आपको फ्री में वह सुविधा अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे रहे हैं जिसके लिए आप कहीं बाहर जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, टीचर के पास समय नहीं है, आप कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं या टीचर कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। यहां आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। थैंक यू।